सबसे पहले आप सबको सुप्रभात। मैं ब्रजेश पांडे कौटिल्य बलरामपुर से। सामान्य विज्ञान का एक नया टॉपिक जो कि वन लाइनर है और लगभग सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग कल की श्रृंखला में जो हम लोगों ने पढ़ा था वन लाइनर, वो लगभग 16 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। देन आज के डेट में वही चीज़ें हम फिर कंटिन्यू करेंगे। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में आज का जो पहला प्रश्न रहेगा वो एक ऐसा प्रश्न है, बायो से है। इसको पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था, और पेंसिलिन से संबंधित और प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो सब हम इसी क्वेश्चन के जरिए अटेंड करेंगे। तो प्रश्न ये है, पेंसिलिन की खोज किसने किया? और इसका उत्तर हो सकता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सबसे सीधा सटीक उत्तर मिलता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सबसे पहला लैब में, या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला एंटीबायोटिक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिजैवी। ये सबसे पहला प्रतिजैविक है। रही बात, थोड़ा सा इसका दायरा हम लोग और बढ़ाते हैं। पेंसिलिन के मामले में एक प्रतिजैविक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा है, लेकिन ये प्राप्त किससे हुआ था? तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो बनाया गया था कवक से। कवक से बनाया गया था। कवक एक प्रकार का पौधा है, प्लांट में है, और एक ऐसा पौधा है जो क्लोरोफिल रहित होता है, या क्लोरोफिल इसमें अपसेट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं कर सकता है। प्रश्न ये आता है कि वो कौन सा कवक था जिससे पेंसिलिन बनाया गया था? तो उसका नाम होता है पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम। जनरली कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, और इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो आइए एक तथ्य हम यहाँ भी देख लेते हैं कि कुछ ऐसे कवक हैं जैसे मशरूम, ये खाने योग्य होता है, खाने योग्य है। और कुछ ऐसे भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मशरूम की खेती सबसे अच्छे स्तर पर की जाती है। अगर एक प्रश्न ऐसा बन जाए कि कवक या मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, तो इसका उत्तर होगा पंजाब में। इसका जो कृषि क्षेत्र है बृहत स्तर पे, वो कहाँ है? पंजाब में है। अब बात आती है कि गुच्छी मशरूम जो हाल ही में खोजा गया, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। गुच्छी मशरूम, मशरूम में एक ऐसी प्रजाति जिसको सामान्य रूप से गुच्छी मशरूम कहा जाता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि ऊपर टिप पे जो होता है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, और नीचे उसका पिलर पोर्शन होता है। इस मशरूम को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। और कहाँ पे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रजाति को खोजा गया है। लेकिन थोड़ा सा एक लास्ट प्रश्न इसमें कवक के जरिए में हम डिस्कस करेंगे। वो प्रश्न ये है कि सिटाके मशरूम एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे वर्ल्ड स्तर पे सबसे ज़्यादा फेमस होती है, और इसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन वर्तमान में प्राइस के मामले में अगर देखा जाए तो गुच्छी मशरूम सबसे नंबर 1 पर है, लेकिन सिटाके मशरूम है जो जापान में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने वाला कवक होता है। तो एक छोटा सा तथ्य यहाँ ये भी लिख लेंगे कि सिटाके मशरूम सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जापान में। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसका जो उपयोग अभी किया जा रहा है, इसका उपयोग का तात्पर्य यही होता है कि कुछ मेडिसिन वगैरह बनाई जाए।
लेकिन अभी इस पे और शोध चल रहे हैं, और जैसे जैसे शोध आते रहेंगे हम अगले लेक्चर में आपको इसका डिस्कस करते रहेंगे। एक बार रिपीट में करता हूँ, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस प्रकार का प्रतिजैविक है? कवक से बना हुआ। और सबसे पहला अगर प्रश्न यहाँ बन जाए कि सबसे पहला प्रतिजैविक किससे बना था, आपका उत्तर क्या होगा? कवक होगा, जिसको फंगस भी कहते हैं। किससे बना था? पेनिसिलियम नोटेटम। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक की बात की जाएगी तब उसका उत्तर होगा बैक्टीरिया, क्योंकि वर्तमान में जो हम लोग टेक्नोलॉजी मैन है, या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक जो बन रहा है वो बैक्टीरिया से बन रहा है। ये उत्तर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तब आपका उत्तर बैक्टीरिया होगा, लेकिन सबसे पहला प्रतिजैविक का उत्तर कवक होता है। कवक एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है नहीं। प्रश्न ये भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा पौधा हो सकता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है? तो पौधे में कवक। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है कि जिसमें आपका उत्तर बैक्टीरिया भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया पौधा है या नहीं है इसकी पुष्टि हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन इतना जान लेंगे कि उसकी जो कोशिका भित्त होती है उसके कारण उसको पौधे के वर्ग में रखा गया है, तो वो भी पौधा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब प्रश्न बनेगा तो प्रश्न का उत्तर जब पूछा जाएगा आपसे कि क्लोरोफिल वाला पौधा कौन सा नहीं है, तब उसमें जो ऑप्शन ज़्यादा सही होगा वो क्या होगा? कवक होगा, क्योंकि ये विजिबल भी होता है, ये हमको सामान्य रूप से दिखाई भी देते हैं। क्लियर बात? गुच्छी मशरूम GI टैग कहाँ प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है। कृषि सबसे ज़्यादा मशरूम की कहाँ की जाती है? पंजाब में की जाती है। सिटाके मशरूम जो होता है ये मुख्य फसल कहाँ की है? जापान की है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को नोट करने के बाद हम लोग का दायरा अगले प्रश्न की तरफ आता है। इसमें पूछा जाता है, एक फिजिक्स का प्रश्न है, पूछा जाता है कि क्रोनोमीटर जो है इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है कि जिसको जलयान पर लगाया जाता है। जलयान का मतलब अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। जलयान होता है जो जल में चलता है, यानी बोट होते हैं, बड़े बड़े बोट होते हैं, और बोट का ही पहला माध्यम था जो व्यापार का या यातायात का मार्ग जो सबसे पहले डेवलप हुआ वो जलीय क्षेत्र से डेवलप हुआ। तो कुछ ऐसा भी इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि क्रोनोमीटर का उपयोग सबसे पहले भी हुआ होगा। ऐसा कुछ अनुमान दिमाग में आ रहा होगा, या कुछ ऐसे प्रश्न या तथ्य बन रहे होंगे कि क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा जलयान पर। ठीक है ना? जो जलीय यान होते हैं जलयान पर होता है। इसका प्रश्न होता है कि जलयान पर तो होता है, लेकिन इसको बनाया किसने था? मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा क्या उपयोग होता है, लेकिन पहले जान लीजिए कि इसको बनाया किसने था। इसके जो खोज करता है जॉन हैरिसन। इसका उपयोग किया जाता है, आपको पता है कि एक कंपास यंत्र होता है जो डायरेक्शन बताता है, जो दिशा का निर्धारण करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन ईस्ट वेस्ट ना कह करके उसका सीधा उद्देश्य होता है नॉर्थ और साउथ, क्योंकि कंपास जो होता है वो नॉर्थ साउथ चुंबकीय पोल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो प्रश्न ये है कि क्रोनोमीटर का उपयोग उस जलयान पर क्या होगा? तो जलयान पर सही समय की स्थिति का पता लगाने के लिए, सही एक्चुअल टाइम का पता करने के लिए जलयान पे जो मीटर होता है उसका नाम क्या होता है? क्रोनोमीटर। ये प्रश्न पूछा भी गया है। सही समय का पता लगाने में कंपास क्या होता है? कंपास क्या होता है? जिसको दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं, दिशा सूचक
दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं इसको। और दिशा सूचक यंत्र में इसका मेन जो वर्क होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बताता है ये, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो आपके पास कंपास हो, एक लॉजिकल प्रश्न बनता है कि मान लीजिए आपके पास वो कंपास हो और भारत में आप खड़े हैं, तो भारत में जब खड़े रहेंगे तो उसका जो नॉर्थ या साउथ का चुंबकीय पोल, जो मैग्नेटिक पोल होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका जो है साउथ पोल, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल इंडिया में किस स्थान पर आ सकता है, एक प्रश्न बन सकता है। तो इसका साउथ पोल जो आता है वो आता है केरल में। केरल में अगर भारत की बात की जाए तो केरल में आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि केरल तो एक बड़ा राज्य है, लेकिन उस केरल में अगर देखा जाए तो कहाँ पर हो सकता है, तो ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम के पास में, क्योंकि केरल की जो राजधानी है वो दक्षिणी साइड में है, केरल के निचली सतह पर है, या साउथ पोल में कह सकते हैं। तो उसके आसपास तिरुवनंतपुरम के, जहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, तिरुवनंतपुरम के जस्ट अपर में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो उस जगह पर आपको कौन सा पोल मिल जाएगा, साउथ का पोल मिल जाएगा। तो क्रोनोमीटर, क्योंकि कल हमने कुछ मीटर का भी जिक्र किया था, स्फैग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना, ऐसे संबंधित बहुत सारे हमने 2-4 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी सिलसिले में ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्रोनोमीटर जलयान पर लगा होता है, इसके खोजकर्ता जॉन हैरिसन है। ये क्या करता है, जलयान पर सही समय का पता बताता है, ठीक है। और कंपास का वर्क क्या होता है, डायरेक्शन, दिशा सूचक यंत्र होता है ये। अगले श्रृंखला पे आते हैं, बहुत सिंपल, बहुत साधारण प्रश्न है जो बायो से भी रिलेटेड है। पूछा जाता है कि फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन्स उपयोगी है। फूल प्रकृति का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, प्रकृति का एक ऐसा नमूना है जो उस प्लांट के पीढ़ी को आगे चलाने में मदद करता है, ठीक है। फ्लावर का अध्ययन हमने डिस्कस भी किया है। फ्लावर का अध्ययन जो किया जाता है वो एंथसिस में किया जाता है, एंथसिस, ठीक है ना। और एंथसिस से बनता है एंथोलॉजी, एंथसिस से बनता है एंथोलॉजी। एक बार हम रिपीटेड जोन में आएंगे। एंथसिस प्रक्रिया क्या होता है, जिससे बड होता है, बड को आपने देखा होगा, बड होता है, बड इमैच्योर्ड पुष्प होता है, आप एक से पुष्प कह सकते हैं। लेकिन जब वो खिल जाता है, धीरे धीरे खिल जाता है, वो परिपक्व पुष्प होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को, बड के कंडीशन से खिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एंथसिस कहते हैं। और इस स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसका अध्ययन क्या है। हम लोग एक ही प्रश्न में कई प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, उससे हम लोग का फायदा भी रहेगा, क्योंकि हमको फिर अलग से वो प्रश्न पढ़ने नहीं पड़ेंगे। तो अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में किया जाता है। एंथोलॉजी किससे बना है, एंथसिस से, एंथसिस से बना है। फूलों के खिलने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका उत्तर होता है, उसका उत्तर होता है फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस। मान लीजिए पुष्प बन गया, और पुष्प बनने के बाद अगर उसमें परिपक्वता नहीं आई तो उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और उसकी अगली पीढ़ी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो बात यही है कि फ्लोरिजेंस जो होता है वो फूल के खिलने में मदद करता है। और जिस प्लांट के पास जितने ज़्यादा अधिक पुष्प होते हैं उनमें उतने ज़्यादा कौन सा हार्मोन्स होता है, फ्लोरिजेंस। तो एक प्रकार का ये क्या है, हार्मोन्स है, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स है। और कौन सा हार्मोन्स है, प्लांट का हार्मोन्स है, जो क्या करता है, फूल के खिलने में मदद करता है। नोट करके अगर ये बात हम लोग समझ लें कि
प्लांट में घाव भी होता है, घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए जैसे हम लोग के बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ घाव बन जाता है, ऐसे प्लांट में भी घाव होता है। जैसे मान लीजिए उसका कोई टहनी टूट गया, तो टहनी जहाँ टूट जाता है उस स्थान पर आपने देखा होगा, यहाँ पे ये टहनी जहाँ अगर ये टूट जाए तो उस स्थान का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं घाव। तो इस घाव को भरने के लिए अगर उस प्लांट के पास हार्मोन्स होता है तो उसी से ये कवर्ड हो जाता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये घाव ऐसे कुछ भर जाता है, और जहाँ पर कोई टहनी टूटी होती है उस जगह पर ऐसे ग्रोथ हो जाता है, एक उभार बनाता है। ठीक है ना, उभार एक बनाता है। ये प्रक्रिया कौन करता है? इसी का प्लांट का एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन ये घाव भरने में मदद करता है। फल को पकाने में भी, फल को पकाने में भी कौन हार्मोन्स मदद करता है? एथिलीन। ठीक है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, उसमें अगर हार्मोन से रिलेटेड जिक्र होता है प्लांट का, तो ये सर्वोच्च पे होता है, सबसे उच्च स्तर पे होता है, या कह सकते हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन होता है? एथिलीन होता है, और एथिलीन का जो फार्मूला होता है C2H4। C2H4 होता है, एथिलीन का फार्मूला होता है, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन प्राकृतिक रूप से होता है। अच्छा, इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक फल है, और फल में आपने देखा होगा कि फल के ऊपर जो होता है वो टहनी होता है। ठीक है ना, टहनी होता है जो कनेक्ट होता है किसी डाल से। जब उस टहनी को हम तोड़ते हैं, अगर फल कच्चा होता है तो फल का जैसे टहनी तोड़ेंगे उसमें एक लिक्विड का स्राव होता है, एक द्रव जैसा लिक्विड बहता है उसमें, उसी में क्या होता है? एथिलीन होता है, और वही इंडिकेशन भी करता है, वही सूचना भी देता है कि फल पक गया है। कैसे सूचना देता है? सूचना देने की प्रक्रिया है इसका, ये जो डंठल है जो फल से लगा हुआ है, अगर वो ब्लैक हो जाता है, वो काला हो जाता है, तो इसका सूचक होता है कि फल पक गया है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या सभी फल में ऐसा इंडिकेशन मिल जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एथिलीन किसी में घट भी जाए, बढ़ भी जाए, तो उस दौरान हम लोग क्या देखेंगे? अगर एथिलीन फल के मैच्योर्ड होने से पहले ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो फल पकेगा नहीं, उसके पहले वो पूरे जो डंठल होगा उसको ब्लैक कर देगा, और ब्लैक होने पर वो डंठल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे फल टूट करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपने फल देखे होंगे, अपरिपक्व स्थिति में डाल से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसमें एथिलीन का लेवल बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फल काफ़ी टाइम तक बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और फल पकते भी नहीं हैं, और उसका जो डंठल होता है वो ब्लैक भी नहीं होता है। जनरली होता क्या है, जो हाइब्रिड आ रहे हैं उनका भी डंठल आप देखेंगे, उनका डंठल बहुत हल्का होता है, और हल्का डंठल होगा, हल्का वेसिल्स होगा, हल्की नली होगी, तो उसमें एथिलीन का लेवल भी कम होगा, और जनरली ऐसे फलों को तोड़ करके कार्बाइड से पकाया भी जाता है। उसका कारण होता है वो कृत्रिम रूप से पकाते हैं फलों को, और जब प्रश्न आएगा कि फल को कृत्रिम रूप से पकाते हैं, तब उसका क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। सभी चीज़ों को एक एक नोट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन कब हो जाए, कोरोना का जो भी टाइम चल रहा है, कोविड का जो टाइम चल रहा है, इसमें डिसीजन जो होता है वो तत्काल होता है। आपका पेपर होगा, इसका भी डिसीजन कुछ कंफर्म नहीं है कि बढ़ भी सकता है कि कम भी हो सकता है, ऐसे भी सिचुएशन जनरेट हो सकते हैं। आपका सिर्फ जो उद्देश्य है, आप पढ़ते रहिए, चाहे यहाँ पे रहिए चाहे घर पे रहिए, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे तो सही समय पर सही निशाना आप लगा सकते हैं। 2020 तो हम लोग का वैसे भी निकल गया, एज हम लोग की वैसे भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए 2022 है उसमें चुनाव का दौर भी है, तो उस चुनाव के दौर में वैकेंसी तो आएगी, कोविड चाहे जितना इफेक्टिव हो लेकिन वैकेंसी आएगी।
और पेपर भी करवा लेंगे, रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। हो सकता है कुछ लोग की ज्वाइनिंग भी करा दें, कोविड चलता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव भी लड़ना है। और ये सब जो वैकेंसियाँ होती है, आपको नौकरी देने का जो लक्ष्य होता है किसी गवर्नमेंट का, वो चुनावी मुद्दा होता है। ठीक है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत देश में भी रहते हैं और हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ें भी पाई जाती हैं। ठीक है, बस ये है कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा जहाँ बेहतर होगा वहीं पर गलत सही का निर्धारण हो सकता है। आपके साथ गलत हो रहा है ये आप समझ रहे हैं, सामने वाला जब समझेगा जब वो शिक्षित होगा, और इसके लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। आप इतने समझदार हैं कि मेरी बात को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए बस एक के बात कहूँगा कि पढ़ाई को अपने जारी रखिएगा और रुकिएगा नहीं जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा जाता है कि कैडमियम का अयस्क क्या होता है। कैडमियम का अयस्क होता है कैडमियम का अयस्क क्या होता है। तो जब भी कैडमियम का अयस्क पूछा जाएगा तब आपका उत्तर होगा ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट आपने कई अयस्क पढ़ा होगा, लोहे का अयस्क पढ़ा होगा, एल्युमिनियम का अयस्क पढ़ा होगा, लेकिन कैडमियम का अयस्क मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझना जरूरी है। कैडमियम का अयस्क इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कैडमियम जो होता है वो जल को प्रदूषित करता है, और इससे एक रोग भी होता है जिसको आपने सुना होगा, इसका नाम होता है इटाई रोग। हड्डियों में दरार पड़ जाती है, जिसे कहा जाता नहीं हड्डियाँ चिटक जाती है, और हड्डियाँ में अगर दरार पड़ गया तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई वजन वाली चीज़ें उठाएंगे, आप उठाने का प्रयास करेंगे, तो उस दौरान क्या हो सकता है कि हड्डियाँ टूट भी सकती हैं। या आप मान लीजिए कि आपातकालीन स्थिति में है, कहीं आपको अचानक भागना पड़ा, तो उस दौरान अगर आपने ज़्यादा फोर्स जनरेट कर दिया, मांसपेशियाँ ज़्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि दौड़ने के लिए मांसपेशियाँ एक्टिव होंगी, और मांसपेशियों के एक्टिव से हड्डियों में गति का निर्धारण होगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है कि हड्डियाँ फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। कैडमियम बहुत घातक होता है। जल के प्रदूषण में कौन सा रोग जनरेट करता है? इटाई रोग ये जनरेट करता है। और इटाई रोग के जो लक्षण हैं, हड्डी में दरार का आना, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो ग्रीनोकाइट है ये किसका अयस्क होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कैडमियम का। कैडमियम जल को प्रदूषित भी करता है, इटाई रोग। अगर ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, हड्डी से संबंधित रोग भी अगर पूछ लिया जाए कि हड्डी में कौन सा रोग हो सकता है, तो हड्डी का एक रोग भी है ये। अच्छा, हड्डी में एक रोग और भी होता है जिसको रिकेट्स भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से भी होता है, और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में डिफरेंस भी होता है। रिकेट्स होता है बालकों में, या कह सकते हैं कि नवजात में होता है, या कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था होता है उसमें भी हो सकता है। किशोरावस्था में भी संभावना बनती है, लेकिन पूर्व किशोरावस्था में हो सकता है। लेकिन जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वो वयस्क में होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और एक दो बार क्वेश्चन आए भी है कि विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है, और जनरली पहला ऑप्शन होता है रिकेट्स, और वो सही नहीं होता है। आपने कई बार पढ़ा इससे पहले भी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन यहाँ समझना आपको ये है कि वयस्क में जब पूछा जाएगा तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें मौखिक होती हैं, अगर इसको ऐसे हम सुनते रहें चीज़ों को तो हो सकता है हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ। रिकेट्स जिसको होता है उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वो धनुषाकार हो जाती हैं। पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वो धनुषाकार हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर भी होती हैं।
लेकिन वयस्क में जब ऑस्टियोमलेशिया रोग होगा तो हड्डियों में लचीलापन आ जाएगा, हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होंगी। और अगर हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होंगी तो आपको पता है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है, कमज़ोरी भी हो सकता है उसमें। तो हड्डी में दरार याद रखिएगा, दरार किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। और कैडमियम कहाँ से मिलता है? जल प्रदूषण से मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैडमियम का अयस्क जो होता है वो क्या है? ग्रीनोकाइट। हम वही प्रश्न आपको लिखा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जहाँ डिटेल की बात होती है वहाँ डिटेल में डिस्कस करूँगा भी। जहाँ ये लगेगा कि इसकी आवश्यकता बढ़ रही है और इसका दायरा और आ सकता है, उस क्वेश्चन को भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूछा जाता है कृत्रिम श्वास के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? भारत में आने वाले समय में किसी हॉस्पिटल से ऑक्सीजन का बॉटल जो है वो ख़त्म मिल रहा है, या कह सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, ठीक है। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, और खैर महामारी का टाइम चल रहा है, तो इसमें अभी जल्दी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो विपक्ष के नेता थे वो धरने बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ के कई हॉस्पिटल से ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो ख़त्म मिला, या नहीं मिला, या गायब भी मिला कह सकते हैं। वहाँ अवेलेबिलिटी कम थी ऑक्सीजन के सिलेंडर की, जिसके कारण ऐसे समस्या आ रही हैं। पिछली बार गोरखपुर में भी ऐसा हुआ था, जब बच्चों का डेथ हुआ था, तो उसमें ऑक्सीजन एक मेजर कारण था। ऑक्सीजन का जो कृत्रिम श्वास जो लिया जाता है, उसमें जो बॉटल इस्तेमाल किया जाता है, या ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो इस्तेमाल जो किया जाता है, उसमें पूछा जाता है कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑक्सीजन तो सबसे मेजर पे होगा, ऑक्सीजन सबसे मेजर पे होगा। और सेकंड नंबर का जो गैस होगा वो कौन सा होगा? हीलियम। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है, एक प्रकार का अक्रिय गैस है जो हल्की है और वायुयान के टायर में भी भरा जाता है। हीलियम जो है ये अक्रिय गैसों की श्रेणी में सबसे पहला गैस होता है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। प्योर ऑक्सीजन हम सांस के रूप में ले ही नहीं सकते हैं। ऐसा भी तो है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, तो जो हम फेफड़े में लेते हैं तो उसमें हमारे 100% ऑक्सीजन फिल नहीं होता है। उसमें ऐसे कुछ ऑक्सीजन होते हैं जो हमारे सांस के रास्ते से हमारे फेफड़े में जाते हैं, और फेफड़े में जाने के बाद फिर हमारे ब्लड को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसे भरा रह जाता है, और फिर जब हम उसको रिप्लेस करते हैं या उसको एग्जिट आउट करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो हम लोग श्वसन में पढ़ेंगे, लेकिन पहले फिलहाल हम लोग कृत्रिम में देखेंगे। कृत्रिम में ऑक्सीजन का सिलेंडर कह सकते हैं, या कह सकते हैं गोताखोर। गोताखोर जो जल के निचले सतह पर जाते हैं, डूबी हुई वस्तु या किसी चीज़ का पता लगाने के लिए गोताखोर जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो अपने पीठ के ऊपर एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होता है और हीलियम गैस होती है। जहाँ प्योर ऑक्सीजन की बात होगी वहाँ ऑक्सीजन का आपको लेवल मिलेगा 95%, एंड 5% नियर अबाउट क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जहाँ भी होती है वहाँ ह्यूमिडिटी होता है, वहाँ आर्द्रता होती है। अगर किसी व्यक्ति को 100% ऑक्सीजन दे दिया गया तो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा, इतनी आर्द्रता होगी। वो कुछ लिक्विड टाइप में होगा, और सांस के थ्रू हम लिक्विड को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। सांस के थ्रू हम लिक्विड को नहीं ले सकते हैं। अगर पानी का एक बूंद भी फेफड़े में चला जाए, आप देखिए खांसी आना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान जो होता है ऑक्सीजन 95%, कृत्रिम श्वास वाले जो इक्विपमेंट होते हैं या उपकरण होता है, सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल 95% एंड हीलियम कितना परसेंट होता है? 5% होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में होता है, और दूसरा इस्तेमाल गोताखोर
जल की निचली सतह पर जाने के लिए करते हैं। तो कृत्रिम सांस में जो मेजर कारण है, पूछा जाएगा कि कौन सी अक्रिय गैस होता है, उसका उत्तर आपको मिल गया, हीलियम। कितना परसेंट? 5% होता है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 95%। जिस प्रकार से मिश्र धातु पूछा जाता है कि इस मिश्र धातु में या लॉयज में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम श्वास प्रणाली में अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी जाती है, उत्तर आपका क्या होगा? हीलियम। सबसे हल्की और सबसे पहली अक्रिय गैस होती है ये। एक हीलियम जो होता है, थोड़ा सा अगर फोकस करने की कोशिश करेंगे, एक हीलियम जो होता है वो एक अल्फा कण के बराबर होता है। अगर आपने रेडियो एक्टिव पढ़ा हो तो रेडियो एक्टिव जिसमें अल्फा कण निकलता है, अल्फा बीटा गामा 3 कण निकलते हैं, और तीनों में अगर देखा जाए तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो हीलियम के इक्वल होता है। मतलब हीलियम इक्वल टू अल्फा, हीलियम बराबर अल्फा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। अगला प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये होता है कि पित्त जो होता है, पित्त रस, इसको बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस किस प्रकार का वर्णक है? मतलब किस प्रकार का वर्णक, यहाँ थोड़ा सा इंडिकेशन है कलर का, रंग का। जो पित्त होता है, बाइल होता है, इसका कलर क्या हो सकता है? तो इसके कलर को हम लोग किस तरीके से कहेंगे? इसका कलर होता है पीला हरा कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके रंग को कह सकते हैं पीला हरा कह सकते हैं, या अगर पीला हरा ऑप्शन में ना हो तब आप हरा कह सकते हैं। दोनों सिचुएशन है, अगर दो रंगों को कंबाइन करके दिया जाएगा, पीला हरा, या अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम हरा कह सकते हैं। पित्त रस का स्राव मतलब सिक्रेशन कहाँ से होता है? पित्ताशय से होता है। कहाँ से होता है? पित्ताशय से हो सकता है, पित्ताशय से हो सकता है। आप सोच रहे होंगे पित्ताशय क्या है? पित्ताशय जो होता है वो लीवर का भाग होता है। पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? लीवर में होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि पित्ताशय किस तरीके से होता है। ये लीवर की संरचना है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको पित्ताशय, जिसको कह सकते हैं गॉल ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्ताशय निम्न में से किस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? पित्ताशय किस भाग का अंग है शरीर के? तो इसका ऑप्शन जो सही होता है वो होता है लीवर। जैसे नेफ्रॉन पूछा जाता है, नेफ्रॉन किसका अंग है? तो आप कह सकते हैं किडनी का। ऐसे जो पित्ताशय होता है वो किसका अंग है? लीवर का होता है। इसको हम लोग यकृत भी कहते हैं, और इसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। जिगर, हालांकि जिगर एक मूवी भी है, जिगर शायद उसका जिगर इतना स्ट्रांग रहा होगा कि उसके बेस पर मूवी बन गई पूरा। मुझे याद है कि जिगर जो मूवी है वो शायद अजय देवगन की मूवी हो सकती है। तो जिगर है, और उस मूवी में ये भी देखा गया कि उस अजय देवगन जो एक्टर हैं उनका लीवर जो है, जिगर कितना स्ट्रांग था। उन्होंने उस मूवी में बहुत ज़्यादा फाइट किया, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए लीवर का मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी सही होता है कि लीवर अगर स्वस्थ है, लीवर में कोई चीज़ें दिक्कत हो गई, कहीं पर भी रैप्चर हो गया, कहीं कुछ सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ कट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिसकी रिपेयरिंग बहुत तेज़ होती है। सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग की प्रक्रिया लीवर में होता है। अच्छा, रिपेयरिंग वर्ड जो मैंने यूज़ किया है इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा, पुनरुद्भवन। ये शब्दावली आपको एग्जाम में मिलेगा।
सबसे अधिक पुनरुद्भवन की प्रक्रिया निम्न में से शरीर के किस अंग में होता है? इसका उत्तर क्या होगा? यकृत में, लीवर में होता है। तो ऐसा भी, अच्छा ये सही नहीं होता है कि जिनका लीवर मजबूत होता है वो जरूरी नहीं कि फाइट करें। ऐसे होता है ना, बात बात पे लड़ जाते हैं, उनका कुछ और कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिगर है अगर वो मजबूत है तो धैर्यवान हो सकता है व्यक्ति, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जहाँ लड़ाई की आवश्यकता होगी वहाँ लड़ाई करेगा, जहाँ मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मेहनत करेगा। वर्तमान में इसको मजबूत करने के लिए एक सिरप भी आता है, एक दवा भी आती है। अब मैं थोड़ा सा बता भी दूँ, वो कोई साइड इफेक्टिव दवा नहीं है। सबसे जो वर्तमान में प्रचलित इसकी दवा है उसका नाम होता है अम्लीक्योर। एक दवा आती है, इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये दवा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जनरली आपके जीवन जीने के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि लीवर को जनरली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अम्लीक्योर होता है। अगर लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो अम्लीक्योर जो सिरप होता है वो आपके भूख का लेवल भी बढ़ा देगा और जो आप खाना खाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी कर देगा। ठीक है, तो अम्लीक्योर होता है। जिगर इतना मजबूत कर लीजिए ESI में टॉप 10 में आ जाइए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। वहाँ अम्लीक्योर रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ कुछ और रिक्वायरमेंट है। वो है आपका टॉपिक और वो है आपका सब्जेक्ट। उसमें अगर आप स्ट्रांग है तो लीवर अपने आप फिट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है और प्रश्नों का मैं जिक्र करता हूँ। कुछ और प्रश्नों का मैं जिक्र करता हूँ। पूछा जाता है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान, एक पर्यावरण का क्वेश्चन लेता हूँ जो भोजन से भी रिलेटेड है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, एक दूसरा है। दोनों को मैं साथ में लिख करके बता रहा हूँ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। देखिए, जब राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान पूछा जाएगा तब इसका जो उत्तर होगा, देखिए पोषण मतलब क्या होता है? भोजन से संबंधित है। भोजन का पाचन, पाचन से ऊर्जा का निर्माण, कंप्लीटली क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन, इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। अच्छा, अच्छे स्तर से खाना खाने के लिए इसको तुरंत याद करने के लिए एक आपके पास तरीका है कि इसमें जो है पोषण मतलब भोजन। अच्छा, भोजन आप देखिए कई जो भोज प्रक्रिया होता है, या कह सकते हैं कि भोज निमंत्रण प्रक्रिया जहाँ होता है, वहाँ जब बृहत स्तर पे लोग खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पे दरा का इस्तेमाल किया जाता है बैठने के लिए। आप दरे पे बैठेंगे, पत्तल रखा जाएगा। तो पोषण भोजन जहाँ संबंधित आएगा वहाँ भारत में सब भाई भाई लोग, ठीक है, सब भाई बहन है। तो जाहिर सी बात है कि जब बृहत स्तर पे थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, राष्ट्रीय पोषण, पोषण का मतलब कुछ ऐसे भंडारे संबंधित इमेजिन करिएगा, और वहाँ दरे की रिक्वायरमेंट होता है, और दरा से होता है हैदरा, दरा से होता है हैदरा। हैदराबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये कहाँ पर है? ये मैसूर में है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में है। और कर्नाटक, मैसूर अगर आप देखेंगे, अगर आप मैसूर को देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया केरल, ये केरल हो गया। और यहाँ से जो कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक, केरल, मैसूर आपका यहाँ पड़ेगा, मैसूर आपका यहाँ पड़ेगा। और यहीं पर क्या है? यहीं पर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मैसूर, मैसूर किसके पास में है? केरल के पास में है। अच्छा, इसका कहाँ से और इसका मिलान कहाँ होता है? तमिलनाडु से। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, आपका उत्तर क्या होगा? मैसूर से ही होगा। अच्छा, पूछ लिया जाए कि हृदय गति का
हृदय गति का निर्धारण कौन करता है? एक ऐसा अंग शरीर का, एक ऐसा अंग शरीर का जो 24 आवर्स चलता रहता है, 24 आवर्स चलता रहता है, और ये जब अपने लाइफ में रेस्ट करेगा तो इंसान जो है या कोई भी जीवधारी जिसके पास हार्ट है, वो जीवधारी का वो दिन लास्ट होगा। हृदय गति का निर्धारण ये हमारे शरीर में 2-3 तरीके से होता है, और वो 2-3 तरीका मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हृदय गति का निर्धारण अगर हार्मोन से पूछा गया तब उसका उत्तर हार्मोन्स में आप देंगे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सुना होगा कहीं? अभी मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। थायरॉक्सिन कहाँ पे है, कहाँ पे होता है? एड्रेनालिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स, एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ये दोनों मिल करके हृदय गति का निर्धारण करते हैं। आपको पता है 72 से 75 मेरे बाबू 75 जो होता है पर मिनट हृदय की गति होता है, और हृदय की गति 140 जो होता है वो नवजात में होता है 140 के करीब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, सबसे कम हृदय की गति कहाँ हो सकता है? सबसे कम हृदय की गति, एक चीज़ आपको इमेजिन करना है, भले आप साइंस कम जानते हो या साइंस में रुचि कम रखते हो, अगर रुचि रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और रुचि आपको आना भी चाहिए, क्योंकि साइंस जितना कठिन आपको लगता है उतना कठिन है नहीं, उसको बस समझने का तरीका होना चाहिए, उसको समझने का आपके पास एनर्जी लेवल होना चाहिए। हृदय गति को समझने के लिए जितना छोटा जीवधारी होगा उसमें हार्ट बीट उतना ही तेज चलता है। तो मैं सबसे छोटे पक्षी की बात करूं, हामिंग बर्ड जो है, क्या उसमें हृदय गति ज़्यादा होगा? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सबसे बड़े जीवधारी की बात करूं जो स्थलीय स्तर पे है, हाथी, जो घास स्थल का प्राणी है, हाथी, ठीक है। और हाथी में अगर देखा जाए तो हृदय गति जो होता है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हार्ट एक बार पंप कर देगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड। अच्छा, घूम टहल के आएगा, हो सकता है कहीं ऑस्ट्रेलिया निकल जाए, कहीं ऐसा भी निकल जाए, तो काफ़ी दायरा वो कवर करके फिर दिन लौट करके आएगा। उतने में अगर दोबारा हो गया तो जो लौट रहा है वो भी कहेगा अच्छा ठीक है वापस निकल चलो यहाँ। तो इस तरीके से अगर हृदय गति में हार्मोन्स का जिक्र किया जाएगा तब आपका उत्तर होगा थायरॉक्सिन, एंड एड्रेनालिन। थायरॉक्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्रंथ से, थायराइड ग्रंथ से सिक्रीट होता है। थायराइड ग्रंथ जो होता है वो कहाँ होता है? गले में होता है, गले की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथ, गले की ग्रंथि है। और ये किससे चलता है? इसकी चाबी क्या है? इस ग्रंथ की चाबी है आयोडीन। किससे चलता है ये? आयोडीन। आयोडीन आयोडीन आवश्यक है। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग आयोडीन युक्त नमक भी खाते हैं, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पर डे के हिसाब से कितना आयोडीन की रिक्वायरमेंट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 20 मिलीग्राम वन डे एग्जामिनेशन के लिए कंफर्ट है, ठीक है, ये डाटा पूछा भी गया। 20 मिलीग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट होता है। और महत्वपूर्ण बात कि अगर इसकी कमी हो जाए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है। और पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक रोग होने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, क्योंकि पहाड़ी
पहाड़ी क्षेत्र का रोग कह सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, ढेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन हम नमक से प्राप्त करते हैं और आयोडीन का जो स्तर है वो हम लोग समुद्री शैवाल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन का हमारे पास दो स्रोत होता है। आयोडीन का पहला स्रोत होता है आयोडीन युक्त नमक और दूसरा स्रोत होता है शैवाल। दूसरा है एड्रेनालिन। एड्रेनल ग्रंथ से स्रावित होता है। एड्रेनल ग्रंथ से स्रावित होता है। एड्रेनल जो ग्रंथ है ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा ये हमारे किडनी के ऊपर, जिसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं। वृक्क पर पाई जाती है और इसी हार्मोन्स को कहा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स। इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन्स। कोई खतरनाक जानवर अगर सामने आ जाता है तो हमको यही बचाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई दोस्त आ गया घर पे बुलाने के लिए और हमारी जाने की इच्छा नहीं है तो ये हमको छिपा देगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिचुएशन होता है, हम उसको इमेजिन करते हैं। दो तरीके से सिचुएशन होता है। एक होता है कि हम इमेजिन कर लिए होते हैं, दोस्त ने फ़ोन किया है घर पे कि हम आ रहे हैं, रूम से निकल रहे हैं और चलना है साथ में। फिर वो घर पे पहुँचे, आपको वहाँ से घर से कहीं अलग छिपा दे, आप घर से कहीं अलग हो जाओ, ठीक है, कहीं जाके छिप जाओ। तो उस तरीके से नहीं, ये अचानक वाली प्रक्रिया, आपातकालीन स्थिति वाली प्रक्रिया है, ठीक है। रोड पे जा रहे हो, कोई अचानक, अभी देखिए खुले तौर पे बहुत सारे एनिमल घूम रहे हैं और ख़ासकर जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे जानवर हैं जो ऐसे खुले सड़कों पे घूमते रहते हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, अचानक आप आगे देख रहे होते हैं साइड से निकल आता है। उस दौरान देखिए हार्ट बीट कितना बढ़ जाता है आपका, ऐसा लगता है अच्छा साइकिल अभी लड़ने वाला था इससे, साइकिल लड़ जाती है अभी इससे। तो उस दौरान कौन मदद करता है, एड्रेनालिन। या समझिए कि ऐसा भी सिचुएशन, सब सिचुएशन में देखिए प्रैक्टिकल लाइफ होता है यहाँ पर। एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है, मान लीजिए कि अभी मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि इसका उत्तर क्या होगा, मैं उसको खड़ा किया, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उसको नहीं पता था कि सर मुझे खड़ा करेंगे क्लास में, और अचानक उसका नंबर आ गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सोचता है या वो सोचती है कि अभी क्या पूछेंगे, इंसर्ट भी हो सकता है। उस इंसर्ट से आपको कौन बचाता है, एड्रेनालिन बचाता है। वो सिचुएशन, जितने लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं आपातकालीन स्थिति वाले, उसमें यह समझिए किसी का आपातकालीन मान लीजिए डेथ हो जाता है, और जब वो मान लीजिए बहुत खास होता है, अगर आप मैसेज मिलता है आपको, आपका तुरंत बॉडी प्रक्रिया जो होता है वो रिप्लाई देना शुरू हो जाता है। उस दौरान भी इसका सिक्रेशन होता है। मतलब लाइफ में जितना इमेजिन कर पाएंगे उतना एड्रेनालिन का इम्पोर्टेंस जान पाएंगे आप। क्लियर बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा दायरा अगर बदल जाए, हमने आपको बताया हृदय गति का निर्धारण थायरॉक्सिन करता है और एड्रेनालिन करता है। अगर वो ये पूछ ले कि हृदय गति का निर्धारण कौन से गैस के द्वारा होता है, तब आपका उत्तर होगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ये भी नोट करके देख लेंगे, अगर कोई गैस का जिक्र किया जाता है उसमें अगर कोई गैस का जिक्र किया जाता है, हृदय गति के निर्धारण, गैस जो है वो कौन सी है, CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन का एक मेजर गैस भी है। जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, क्या ये शरीर, क्या ये जो गैस होता है ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है? किसके लिए नुकसानदायक है? अगर इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, वातावरण में बढ़ जाए, तो किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? तो हम इसको समझ सकते हैं कि अगर इसका लेवल बढ़ेगा तो हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सभी जितने जीवधारी होंगे जिनका टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है,
उस टेम्परेचर को डिफ़र कर जाएगा और उनमें छोटे छोटे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, या कह सकते हैं उनकी त्वचा जो होंगी वो डैमेज होना, त्वचा की कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, त्वचा तो प्लांट में भी होता है, पौधे में भी होता है, उनकी पत्तियां झुलस सकती हैं। तो जब पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग का भी नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बुक में मैं स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने पढ़ा था, जैसे आपने जिक्र किया, एक छोटा सा बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको समझ भी सकते हैं कि जैसे जो युग होता है उसमें आयु का निर्धारण होता है। आपने सुना होगा सबसे पहला युग है सतयुग, ठीक है, उसके बाद है द्वापर, त्रेता और कलयुग। अभी तो हम लोग कलयुग में चल रहे हैं। इसका सबका निर्धारण भी किया गया है। अच्छा, सभी युग को मिला लिया जाए, किसी का 17,28,000 के करीब है, किसी का 14 लाख कुछ के करीब है, किसी का 8 लाख है, किसी का 4 लाख, इसी दायरे में है, और सबको जब मिला लिया जाएगा तो ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा का जो है 1 दिन के बराबर होता है। इतना लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो एक सोचने का विषय है कि कलयुग का अंत किस टाइम में हो सकता है, तो उसका एक कारण ये बताया जाता है कि जब मनुष्य का औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगी। मतलब 20 वर्ष के अंदर ही, कभी कभी मैं क्लास में भी आपसे जिक्र करता था कि मनुष्य का जैसे अभी औसत आयु जो 60 वर्ष निकाला जाता है, सामान्य कोई 70 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है, उनका सबका एक एवरेज निकाल करके 60 वर्ष औसत आयु माना जाता है। तो ऐसे में औसत आयु जो मनुष्य का होगा वो लगभग होगा 20 वर्ष, और 20 वर्ष जैसे हो जाएगा वहीं पर कलयुग का शायद अंत भी हो जाता है, ऐसा जिक्र किया जाता है। लेकिन इसकी पुष्टि करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि लाख वर्षों में जो है टाइम ड्यूरेशन, हमारी आपकी आयु क्या हो सकती है, हमारी कई पीढ़ियाँ निकल सकती हैं, और मानव के कई रूप भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर मानव का विकास की प्रक्रिया, विकास के चरण को हम लोग पढ़ें, तो मानव के विकास के चरण में हम लोग देखेंगे पहले के मानव कैसे थे, उनका शारीरिक ढांचा कैसे था, देन उसको बदलते बदलते कैसे हो गए, और हम लोग के वर्तमान मानव का अगर देखा जाए तो कैसे हो गए। ऐसे जो फ्यूचर का मानव होगा वो हम लोग से डिफरेंट होगा, और हमको लग रहा है कि कलयुग के आते आते मानव की संरचना काफ़ी विकट हो जाएगी, और वो ऐसे मानव होंगे जो बीमारियों से ग्रसित होंगे, उनको काफ़ी बीमारियाँ भी लग सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर भी हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज़ को महत्व कम देते हैं, तो शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ जितना खाएंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और नेचुरल चीज़ को हम नहीं खाएंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग कुछ फिजिक्स का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और एक पार्सेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है। चलिए ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर होता है, या प्रकाश वर्ष कह सकते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर होता है। अच्छा, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में भी आ जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9.46 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा, हाँ सॉरी, किलोमीटर। किलोमीटर हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब हमारे लिए डाटा आसान हो गया, क्योंकि अगर हम एक पार्सेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक, अगर एक पार्सेक बराबर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3.26, और लाइट ईयर का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो 3.26 ×
46 इंटू 10⁻15 मीटर। उम्मीद करेंगे इसका डाटा जो आएगा वो कितना आ सकता है, 3.08 के करीब आ सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे करके देख लीजिएगा, 0.8 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर हो जाएगा लगभग 16 मीटर, 16 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रश्न के साथ अब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।